Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। जैसा कि आपको पता है हमने FCAT एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो 0 आवर होता है पार्लियामेंट में वो डज नॉट कम अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये बात सही है या गलत है? पहले तो ये समझ लो कि 0 आवर क्या होता है। तो पार्लियामेंट में जब एमपीज उस टाइम पे एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा घंटा होता है जिस टाइम पे एमपी रेज कर सकते हैं ऐसे इशू जो पब्लिक के लिए अर्जेंट इम्पोर्टेंस के हैं। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? 0 आवर बोलते हैं पार्लियामेंट में। अब ये जो 0 आवर होता है ना, अब यहाँ पे ये तीन चीज़ें समझो कि जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं वो होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो उनको एक तरीके से देखती है। आपको पता है जुडिशरी का क्या काम होता है? रूल एंड रेगुलेशन में अगर कोई गलती होती है तो उस पर डिसीजन सुनाना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लेजिस्लेटर के कंट्रोल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि जो भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं उनको उठाया जाए पार्लियामेंट में, उसके लिए 0 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनोवेशन, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक थ्योरी थी जिसके अंदर क्या कहते हैं कि दैट द एंटरप्रेन्योर गेन्स प्रॉफिट इफ हिज इनोवेशन इज सक्सेसफुल ईदर इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट। देखो ये थ्योरी क्या है? दी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नाम से ही पता लग रहा है कि प्रॉफिट कब होगा? जब इनोवेशन होगा। इनोवेशन मतलब वो कुछ नया करेगा। किस चीज़ में नया कर सकता है? या तो वो क्या करे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी माल बनाने की लागत है उसको कम कर दे, ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर दे, या फिर वो डिमांड को बढ़ा दे। डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लो एडवर्टीजमेंट वगैरह करी उसने, ठीक है, कोई स्पेशल टैक्टिक अपनाई, तो उस तरीके से या तो उसने डिमांड को बढ़ा दिया बहुत ही ज़्यादा, या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम कर दिया, तो वो उसका एक इनोवेशन हो गया और उससे उसको प्रॉफिट होगा। तो इसी को द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और ये दी थी जे ए स्कम्पीटर ने। जे ए स्कम्पीटर ने ये थ्योरी दी थी, द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इनोवेशन करना। इनोवेशन दो तरीके से करना यहाँ पे, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा दो या फिर डिमांड बढ़ा दो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इन एसी सर्किट एसी मीटर मेजर्स। एसी सर्किट के अंदर जो एसी मीटर लगाया जाता है वो क्या मेजर करता है? वो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। और आरएमएस की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। करंट आपका दो तरीके का होता है, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। एसी को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, डीसी को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर देयर इज ए चेंज इन इट्स। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा पहले तो, कि जब भी लाइट जो होती है किसी ऐसे सरफेस से टकराती है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो लाइट अपना जो पाथ है उससे वापस मुड़ जाएगी, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारी लाइट आई और ये लाइट हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि जिस एंगल के ऊपर लाइट गिरी है ना, उसी एंगल के ऊपर लाइट वापस जाएगी। ये रिफ्लेक्शन के अंदर होता है, अगर सरफेस स्मूथ है तो। ये बात क्लियर है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो मैंने बताया जैसे लाइट को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो, और अगर इसको यहाँ पे लेते हैं हम बिल्कुल बीच में, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस हाइट को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और एम्पलीट्यूड किस चीज़ को बताता है? ये बताता है अबाउट द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट रिलेटिव टू अदर लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ।
ठीक है। वेवलेंथ हम यहाँ पे इस लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी वेवलेंथ होगी जिसे हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हाइट होती है इसे हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके एम्पलीट्यूड में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, देखो सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है। सूर्य से एनर्जी हमें कैसे मिलती है, क्योंकि सूर्य के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की है, एक तो फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऐसा होगा कि दो छोटे एटम मिलेंगे, एक बड़ा एटम बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, या फिर ऐसा होगा कि एक बड़ा एटम टूटेगा, दो छोटे एटम बनेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जब दो छोटे मिलते हैं और एक बड़ा बनता है, उसको तो फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। फ्यूज मतलब इकट्ठा होना, यहाँ पे उसको तो फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और जब कोई एक बड़ा टूटता है और छोटे 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 बनते हैं तो उसको हम फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं। अब सोलर एनर्जी में सूर्य पे क्या होता है, नॉर्मली दो हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं। अब यहाँ पे लगती है E = mc² वाली कंडीशन। क्या होता है कि जब हाइड्रोजन मिलेंगे तो इनका जो मोलिकुलर मास है वो ज़्यादा होता है हीलियम से, दोनों का कंबाइंड मिला के। तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी होती है, वो जो बाकी जो मास हुआ ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि एनर्जी जो है वो मास से बन सकती है, क्योंकि E = mc²। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और अगर पूछा जाए कि सोलर एनर्जी जो बनती है, सूर्य के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, तो फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें हमारा फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो टूटते हैं, तो उसमें फिजन रिएक्शन हो गया। यूरेनियम 235 वाले होते हैं फिजन, क्योंकि बड़ा टूटता है छोटे बनते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि छोटे जुड़ते हैं बड़ा बनता है। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट की बात हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन अलग चीज़ होती है, मोनोपोली अलग चीज़ होती है। मोनोपोली आपको पता होगा कि एक ही कोई कंपनी है और कोई कंपनी को वो आगे आने ही नहीं दे रहे हैं और उसी कंपनी का राज है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है, सारे काम अपने हिसाब से करती है, उसको हम मोनोपोली बोल देते हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन क्या है कि बायर भी बहुत सारे हैं, प्रोड्यूसर भी बहुत सारे हैं, लोगों के पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो उसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन द इंडस्ट्री डज नॉट हैव एनी एक्सेस कैपेसिटी बिकॉज ईच फर्म प्रोड्यूसेस एट द मिनिमम पॉइंट ऑन इट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो बिल्कुल यही होता है, जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो बहुत सारा मटेरियल नहीं बनाते हैं, वो एक्सेस में कैपेसिटी नहीं रखते हैं, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे बनाते हैं, वो जितना बिकेगा उसी के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आता है, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एनियक पूछ रखा है, उन्होंने पूछ लिया कि एनियक एक कोई चीज़ थी, वो क्या था। तो एनियक जो था वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और एनियक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। ये एनियक की फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनियक की फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, सबसे पहले जो धातु के सिक्के थे वो किस काल में बनाए गए, तो लेटर वैदिक एज के अंदर बनाए गए, लेटर वैदिक एज के अंदर बनाए गए। नेक्स्ट है नेचुरल रीजन हैज सिमिलैरिटी ऑफ, नेचुरल रीजन की बात करती, प्रकृति की बात करती, तो वहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट भी सेम होगा और नेचुरल वेजिटेशन जो होगी वो सेम होगी। फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट इज कुनीन एक्सट्रैक्टेड, बार्क होता है छाल, किसी भी पौधे की छाल। तो ये पूछ रहे हैं कुनीन नाम की एक दवाई होती है, मेडिसन होती है, जो किसके लिए यूज़ की जाती है कुनीन, मलेरिया के इलाज के लिए और बेबीसियोस के इलाज के लिए। नॉर्मली हम मेनली इसको मलेरिया के इलाज के लिए जानते हैं कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कुनीन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। कुनीन मेडिसिन जो एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, वो किस पौधे की छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से निकाली जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When water itself combines chemically with some element of minerals it is called, तो हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन जब किसी से कंबाइन किया, डिहाइड्रेशन जब पानी निकलता है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोल देते हैं। जैसे आपको पता है जब भी उल्टी दस्त वगैरह लगते हैं या फिर
और बीमारियां होती हैं तो जिसमें शरीर की पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, यानी कि पानी की कमी होना। हाइड्रो जो वर्ड होता है वो पानी से रिलेटेड होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पानी कंबाइन किया तो हाइड्रेशन, पानी अलग हो गया तो डिहाइड्रेशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर, हाइपरटेंशन होगी मतलब जब बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस चीज़ को हम हाइपरटेंशन बोल देते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंसान के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन न्यूज़पेपर था एक, ठीक है, ये किसने एडिट किया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नवजीवन न्यूज़पेपर बनाया गया था। इसके अलावा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन की तो हमने बात की है। ये सभी के सभी न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है? गांधी जी से रिलेटेड है। यंग इंडिया भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, ये तीनों न्यूज़पेपर गांधी जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी डीलिंग विद द इंटरेक्शन ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, उसको क्या कहलाते हैं? देखो पहली बात तो इकोलॉजी समझ लो। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी विज्ञान हो गया। इसके अंदर क्या है कि नॉर्मल जो एनिमल्स है वो अपने बाकी जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं हमारे आसपास, चाहे पेड़ पौधे लगा लो, मिट्टी लगा लो, हवा जो भी है, उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इकोलॉजी के अंदर आते हैं। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ की हम बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं कि वो कैसे रिएक्ट करती है लिविंग और नॉन लिविंग के साथ, तो उसको हम ओटियोकोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। इकोलॉजी सभी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल स्पीसीज़ की हम बात करें तो एक तरीके से सोच लो, ओटो वर्ड वन के लिए होता है तो ओटो इकोलॉजी बोल दो, ओ यहाँ पे हट गया है तो ओटियोकोलॉजी हो गया हमारा। किसके लिए? जब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात की जाती है, यानी कि इकोलॉजी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज़ हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब किसी चीज़ को सिकोड़ना होता है, एक्सपांड करना मतलब किसी चीज़ को फैलाना होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो मसल्स के अंदर पाए जाते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो कैसे प्रोटीन होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। अब एक नोवेल की बात करते हैं, वाइट टाइगर। वाइट टाइगर वैसे नोवेल भी है, वाइट टाइगर मूवी भी है, और वाइट टाइगर वास्तव में भी होते हैं। ये एक बंगाली, रेयर बंगाली टाइगर होते हैं। ये नॉर्मली इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो हमारा बेसिन है, जो सुंदरबन डेल्टा हो गया, वहाँ पे वाइट टाइगर स्पेशली पाए जाते हैं। तो वाइट टाइगर एक नोवेल भी है जो लिखी गई थी अरविंद अडिगा जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए उन्हें बुकर प्राइज़ मिला था 2008 का, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20। तो ये इसी तरीके से चलती है 2 8 8 2। अब यहाँ पे ये 2 नहीं है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहीं पे मान लो 19 का होता तो 2 8 8 1 हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको ध्यान रखनी है। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो तरह की मूवमेंट होती हैं, और जब किसी एयर की वर्टिकल मूवमेंट होती है तो उसे एयर करंट बोला जाता है। ध्यान रखनी है आपको ये बात। क्रॉप रोटेशन, देखो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसलों को रोटेट करना। नॉर्मली क्या होता है कि हम खेत में एक ही तरह की फसल बोते हैं, जैसे गेहूँ बो रहे हैं, फिर अगला सीजन आएगा फिर गेहूँ बो देंगे, फिर अगला सीजन आएगा फिर गेहूँ बो देंगे। लेकिन उसकी जगह अगर ऐसे करें, एक बार हमने गेहूँ बोई है इस सीज़न के अंदर, अगली बार हम चावल बो दें, अगली बार कोई और फसल बो दें जो उस मौसम के अंदर होती है, उसी गेहूँ को दूसरे वाले खेत में बो दें जिस खेत में गेहूँ को नहीं बोया था, तो इससे क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स मतलब जो होते हैं परजीवी, जो इन पेड़ पौधों पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर एक ही टाइप की फसल हम बोते रहते हैं तो उनको जो जिस चीज़ का पैरासाइट होगा उनको वही मटेरियल मिलता रहेगा खाने को, तो वे जीवित रहेंगे। लेकिन अगली बार अगर उस खेत के अंदर हम उस फसल को उगाएं ना, तो फिर वो पैरासाइट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए रोटेशन हेल्प करता है, क्रॉप रोटेशन हेल्प करता है एलिमिनेट पैरासाइट्स विच हैव सिलेक्टिव होस्ट। नेक्स्ट, एक्यूट लीड पॉइजनिंग।
देखो लेड, यहाँ पे पीबी की बात हो रही है, पीबी आपको पता है लेड को हम बोलते हैं, शीशे की बात हो रही है, और लेड पॉइजनिंग आपको हो जाती है। गन की गोली भी जब लगती है, यानी कि बुलेट भी जब लगती है, तो उसमें जहर फैल जाता है। वो जहर किसका होता है बुलेट में? वो पीबी लेड का ही होता है। और जब लेड पॉइजनिंग हो जाती है एक्यूट, मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसको प्लम्बिज्म बोला जाता है। प्लम्बिज्म एक टर्म है जो लेड पॉइजनिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो ये थे आज की क्लास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आप यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को लगातार देखते रहते हैं एग्ज़ाम तक, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।